बहुत समय पहले की बात है। लखन अपनी पत्नी सुगंधा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वो गरीब था और अपने आंगन में बकरी पाल कर ही गुजर बसर करता था। सुनते हो, घर में राशन खत्म हो गया है, जाकर कुछ खाने का सामान ला दीजिए। अभी खाना क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भाग्यवान, देखो अभी तो पैसे नहीं हैं, पर चिंता मत करो, मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम करके राशन ले आऊंगा। बस थोड़ा और इंतजार कर लो। ये क्या इंतजार कर लो? क्या ये सब कभी हमारे जीवन से हटेगा भी या नहीं? कब तक इंतजार करें? एक बच्चे को ढंग से खाना नहीं खिला सकते और आप हो कि दिन भर बकरी लेकर जंगल जंगल घूमते रहते हो। इससे पेट चलता है क्या? कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? ए भाग्यवान, ये बकरी हमारे बच्चे जैसी ही तो है। यही तो हमको दूध देती है और जब दूध होता है तो महंगे दाम में बिकता है। चलो तुम चिंता मत करो, मैं लकड़ियां भी काटूंगा, बकरियां भी रखूंगा। इससे हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, ठीक है ना? हाँ। यही तो चिंता है। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम्हारे साथ बंध गई। न घर में पैसा, न पेट में खाना। अब क्या करें? फिर लखन बिना कुछ कहे गोलू को लेकर जंगलों की तरफ निकल जाता है और मन में कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो इस जन्म में मेरे बीवी बच्चे भुगत रहे हैं। अरे कुछ तो रहम करो भगवान, कम से कम मैं अपने बीवी बच्चों को ढंग से कुछ खाना तो खिला सकूं। तभी एक लोमड़ी आता है। रुक जा आदमी। तुम कौन हो? मैं लोमड़ी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तू अपनी बकरी दे दे, इसी से मेरा पेट भर जाएगा। क्या बात कर रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी बकरी नहीं दे सकता। सोच ले, मैं मुफ्त में नहीं मांग रही। इसके बदले में तुझे एक सोने की मुद्रा दूंगी, जिससे तेरे घर की गरीबी दूर हो सकती है। ओह, हमको पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन हम अपनी मासूम बकरी को तुम्हारे हाथों मरने नहीं देंगे। बड़े आए सोना देने वाले, नहीं चाहिए तुम्हारा सोना, रखे रहो। मूर्ख कहीं का, पछताएगा तू। किस्मत हर बार दरवाजा नहीं खटखटाती। इतना कहकर लोमड़ी चली जाती है। गोलू, चल घर चलते हैं, वो लोमड़ी फिर से आएगी और तुझे मार डालेगी। चल 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 चल। फिर लखन घर लौट आता है। मालिक, आपने मुझे लोमड़ी को क्यों नहीं दे दिया? वो तो अच्छे खासे पैसे दे रही थी, सोना, और मालकिन भी खुश हो जाती। वैसे भी वो कौन सा मुझे पसंद करती हैं। अरे क्या कह रहा है रे गोलू, फालतू की बात मत कर। भले ही मालकिन तुझसे नाराज रहती हो, पर मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूं ना। तुझे चाह कर भी मौत के हवाले नहीं कर सकता। सोने की मुद्रा तुझसे बढ़ के है क्या? ना 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 ना। सुगंधा ये सब सुन चुकी थी। ये क्या सुन रही हूं मैं? तुम्हें उस बकरी के बदले सोने का सिक्का मिल रहा था, फिर भी तुमने मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। अरे भाग्यवान, मैंने उसको बच्चे की तरह पाला है। कुछ सोने के सिक्के के लिए मैं उसे मरने के लिए नहीं दे सकता। और हमें जो मरने के लिए छोड़ रखा है उसका क्या? घर में बच्चे भूखे हैं और तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये बकरी मरे या जिए, तुम्हारे लिए यही सब कुछ है। हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसे नालायक आदमी से शादी कर ली। माँ सही कहती थी, ईमानदार आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए, वरना पूरी जिंदगी भिखारी की तरह बीतती है। ओहो, अच्छा सुगंधा, तो तेरी ये शिकायत है ना कि मैं कोई काम नहीं करता और तुम्हें पैसे चाहिए ना? ठीक ठीक है, तो आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा और आज मैं काम लेकर ही लौटूंगा, देखना। मालिक मालिक, आप संभल कर जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। सारी मुसीबत की जड़ यही बकरी है। तब तक ये आदमी कभी कुछ नहीं करेगा। अब इसको ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। एक सेठ के पास लखन काम मांगने पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी। सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। क्या क्या काम करेगा रे तू? मालिक, जो आप कहेंगे वो करूंगा। अच्छा ठीक है ठीक है, मालिक ने कहा है एक मुंशी को रखने के लिए, तो फिर एक काम करो, तुम ही कर लो। लेकिन हाँ,
हिसाब में गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। नहीं 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 मालिक, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ तो ठीक है, तुम आज से ही काम पर लग जाओ ताकि हम देख सकें कि तुम काम कैसा करते हो। ठीक है मालिक, मैं आज से ही काम पर लग जाऊंगा और अपनी पूरी मेहनत से काम करूंगा। लखन काम पर लग जाता है और जैसे ही कुछ घंटे बीतते हैं तो ठाकुर फिर उसके पास आता है और लखन के कान में कहता है, अच्छा सुन, हमारे यहाँ आज 50 बोरी अनाज उतरने वाला है, लेकिन रजिस्टर में सिर्फ 45 बोरी चढ़ाना, 5 बोरी हम रख लेंगे, ठीक है? अब लेकिन मालिक, आएगा तो 50 बोरी ही, फिर रजिस्टर में झूठ क्यों लिखूं? अरे तू सवाल बहुत करता है। वो 5 बोरी हम सब खा जाते हैं, सेठ को सिर्फ 45 का हिसाब जाता है। अरे समझ, मैंने जैसा कहा वैसा कर। अरे ये तो गलत बात है, बेईमानी है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे तेरी ये हिम्मत, तू मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है। आज ही रखा था काम पर और तू ज्ञान देने चला है। चल चल उठ, अरे उठ, निकल यहां से, निकल, नालायक कहीं का। मालिक मालिक, मेरे बीबी बच्चे भूखे, मुझे यहां से निकालिए मत, ना निकालिए। ये चल, निकल जा यहां से। तेरी ये ईमानदारी ही तुझे और तेरे परिवार को भूखा मारेगी। चल निकल यहां से। लखन बाहर आता है और खुद से बोलता है, अब मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब घर गया तो सुगंधा फिर नाराज होगी। हाँ, पर जाना तो पड़ेगा ही। क्या हो गया लखन बाबू, आज फिर से बड़े परेशान लग रहा है। कहीं काम की तलाश में गया था क्या? हाँ भाई, गया तो था, पर क्या कहूं, ईमानदारी से करने लायक कोई काम ही नहीं मिलता। अरे भाई तू भी ना, अगर तू अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ेगा तो इस दुनिया में कैसे चलेगा? यहाँ तो छल कपट किए बिना गुजारा ही नहीं होता है और तू बात करता है ईमानदारी की। नहीं 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 नहीं, मुझसे ये छल कपट नहीं होता भाई। इसीलिए तो सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। कहता है 50 की जगह 45 चढ़ाओ। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। अब क्या करूं? घर जाऊंगा तो सुगंधा भी मुझ पर चिल्लाएगी। फिर लखन घर आता है। मालिक मालिक, ओहो मालिक, आप ठीक तो है ना? बहुत परेशान है, कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया मालिक? हाँ, अरे नहीं रे गोलू, मैं ठीक हूं। क्या हुआ? कोई काम मिला या फिर आज भी खाली हाथ लौटे? एक जगह काम मिला था, लेकिन मालिक बहुत बेईमान था। 50 बोरी अनाज आया था और मुझसे कहता है कि रजिस्टर में सिर्फ 45 बोरी अनाज चढ़ाओ। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे काम से निकाल दिया। यही तो समस्या है तुम्हारी, यही ईमानदारी का भूत जो हर बार हमें मुश्किल में डालता है। अब क्या हम ईमानदारी खाकर जिएंगे? बच्चे भी यही खाएंगे। रात किसी तरह बीतती है और सुबह फिर लखन राजमहल के लिए निकल पड़ता है और जैसे ही महल में घुसने की कोशिश करता है, ठहरो, कहां जा रहे हो? ये भिखारी जैसी हालत में तुम्हारा महल में क्या काम है? देखिए मुझे महाराज से मिलना है। बहुत जरूरी काम है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। महाराज मुझे मिलना है, महाराज। अरे अरे, क्या हो गया? कौन है ये और हंगामा क्यों हो रहा है? मंत्री जी, ये आदमी काम मांग रहा है और वैसे भी महल में बहुत से लोग हैं। अब ये और आ जाएगा तो हमें निकाला जा सकता है। देखो, महाराज को पता चला तो तुम पर गाज गिरेगी। दरवाजे से किसी को ऐसे वापस मत भेजो, जाने दो इसे अंदर। हाँ, धन्यवाद मंत्री जी, मेरी मजबूरी समझने के लिए। लखन अंदर प्रवेश करता है और भारी मन से महल की ओर बढ़ता है। कहो, क्या कार्य है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी समस्या कम करने की पूरी कोशिश करूंगा, कहो। महाराज, मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। खेतों में फसल नहीं हुई, जमींदार ने जमीन भी छीन ली। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कृपया करके मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार को बचा सकूं। मंत्री जी,
इसे कुछ खजाने से दे दो जिससे कि इसके परिवार की हालत सुधर जाए। नहीं 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 महाराज, मैं बिना मेहनत के कुछ नहीं लेता। चाहता हूं मैं कि बस आप मुझे कोई काम दे दे। वाह, ठीक है ठीक है, तुम बहुत ईमानदार लगते हो। आज से तुम महल की देखरेख में सैनिकों की सहायता करोगे और ध्यान रहे कोई गलती ना हो। हाँ, हाँ, धन्यवाद महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। धन्यवाद। हाँ लखन, सब वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था। अब बस मुझे सिर्फ महाराज और महारानी का भरोसा जीतना है। हाँ। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लखन पूरी मेहनत और ईमानदारी से महल में काम करता है, जिस वजह से राजा उस पर बहुत विश्वास करने लगते हैं। फिर एक दिन लखन, तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ये सब आपके आशीर्वाद का परिणाम है महाराज। हाँ। अच्छा ठीक है, सुनो, आज तुम मेरे साथ शिकार पर चलो। बहुत दिन हो गया है हमने कोई शिकार नहीं किया, इसलिए सोच रहा हूँ इस बार तुम्हें साथ ले जाऊं। चलो। अब जैसा आपका आदेश महाराज। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा और साथ में कुछ सैनिकों को भी ले लेते हैं। वैसे भी पड़ोसी राज्य के राजा आप पर नजर रखे हुए हैं, वो कभी भी अकेले पाकर आप पर हमला कर सकता है। नहीं मंत्री जी, इस बार मैं लखन के साथ जा रहा हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप बस महल की देखभाल करें और रानी का ध्यान रखें। उनके पास आपका होना जरूरी है। ठीक है महाराज, लेकिन आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा। हाँ, महाराज मुझ पर कितना भरोसा कर रहे हैं और मैं इनका भरोसा तोड़ दूंगा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में फंसा दिया आपने मुझे। राजा और लखन घने जंगल की ओर चल पड़ते हैं। अच्छा लखन, तुम दिखने में तो अच्छे भले लगते हो, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अपने घर और बच्चे की फिक्र लगी रहती है, इसी कारण मन शांत नहीं रहता। अरे भाई, थोड़ा हंस बोल लिया करो। जीवन एक ही बार मिलता है, इसी में सुख दुख दोनों काटने होते हैं, समझे? इतना कहते ही झाड़ियों में हलचल होती है। ए लखन लखन, ये क्या आवाज थी? तभी एक लोमड़ी झपटती है। महाराज पीछे हटिए महाराज। राजा झुकते हैं और लोमड़ी उन पर झपटती है, लेकिन लखन बीच में आकर हमला रोक देता है। अरे रुक जा, ठहर जा, तू मेरे महाराज को कुछ नहीं कर सकती, ये मेरे राजा हैं। फिर लोमड़ी डरकर वहाँ से चली जाती है। वाह वाह लखन वाह, आज तुमने मेरी जान बचाई। अब तुम पर हमें पूरा भरोसा है। अगर आज तुम न होते तो शायद आज ये लोमड़ी हमें जान से ही मार देती। नहीं महाराज, ऐसे कैसे? आपको मैं कुछ नहीं होने देता। मैं अपनी जान पर खेलकर भी आपकी जान बचाता। और फिर दोनों महल लौट जाते हैं। मंत्री जी, ये लखन बहुत ही खास आदमी है। आज इसने मेरी जान बचाई है, इसीलिए अब रानी की देखरेख का कार्य लखन करेगा। महाराज मैं क्या कह रहा हूँ कि यूं किसी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। पता नहीं कौन कब धोखा दे जाए। नहीं 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 मंत्री जी, लखन ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं उसे भली भांति जानता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लखन, अब महल में मुझे सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा है, इसीलिए मेरी आने वाली संतान की सुरक्षा का जिम्मा भी तुम्हारा होगा। हाँ, यही तो मैं चाहता था। अब मैं रानी के और भी करीब आ जाऊंगा। धीरे धीरे लखन रानी की सेवा में रहने लगता है और उनका विश्वास जीतता है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाराज मुझ पर हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया हूं। ना मैं इस तरफ का हूं, ना मैं उस तरफ का। अरे करूं तो करूं क्या? वो परेशान होकर जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो?
अरे अम्मा क्या बताऊं, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। एक तरफ सबका प्यार और विश्वास है, दूसरी तरफ लालच और धोखा है। अगर मैं इंसानियत का साथ दूं तो मेरा परिवार मुझसे छूट जाएगा, और अगर लालच का साथ दूं तो सब कुछ मिल जाएगा, पर आत्मा मर जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि करूं तो क्या करूं। तो बेटा, तुम सच में बड़ी दुविधा में हो। साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? अम्मा, बात यह है कि एक जादूगर मुझसे कहता है कि मैं महाराज के नवजात बच्चे को उसको सौंप दूं, और महाराज हैं कि मुझे हद से ज्यादा प्रेम करते हैं, विश्वास करते हैं। अब ऐसे में मैं किसी के साथ ऐसा कैसे करूं? मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन वो रास्ता आसान नहीं है। उसमें तुम्हें परीक्षा से गुजरना होगा। कौन सा रास्ता अम्मा? आप बताओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यहां से दाहिनी ओर चलो, वहां तुम्हें एक जादुई पेड़ मिलेगा। वो पेड़ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। क्या सच में? धन्यवाद अम्मा, मैं अभी निकलता हूं। धन्यवाद। लखन उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो एक चमकते हुए पेड़ के सामने पहुंचता है। ठहरो, तुम मेरे जंगल में मेरी अनुमति के बिना नहीं आ सकते। हे वटवृक्ष, मैं आपसे ही मिलने आया हूं। मेरी समस्या बहुत बड़ी है, कृपया करके मेरी सहायता करें। मैं तुम्हारी समस्या भी जानता हूं और उसका हल भी, मगर पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। हाँ, मैं तैयार हूं, आप पूछिए। मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं, ध्यान से सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही छोटी लगती है, जो सबके पास होती है पर कोई उसे छू नहीं सकता? समय। समय ही है जो सबके पास होता है, पर कोई उसे थाम नहीं सकता। और जब वो बढ़ता है तो लगता है कि जैसे हमारे पास कम होता जा रहा है। हाँ, समय। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली है। ये लो, एक फल। जैसे ही महारानी बच्चे को जन्म दे, ये फल उस समय बच्चे के दिल के पास छुआ देना। ये फल बच्चे का ही रूप ले लेगा, और असली बच्चे की जगह तुम इस फल रूपी बालक को जादूगर को दे देना। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मेरे सारे प्रश्नों का हल दे दिया। अब मैं निश्चिंत हूं। धन्यवाद। लखन मुस्कुराता है और वो फल लेकर वापस महल की ओर चल पड़ता है। हाँ, अब मेरे हर सवाल का उत्तर मिल गया। अब तो बस महारानी के संतान के आगमन का इंतजार है। हाँ। जैसे ही महल पहुंचता है, लखन को मंत्री कहता है। अरे लखन, अरे भाई, कहाँ चले गए थे? आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ मंत्री जी, मन बड़ा बेचैन था, सोचा कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताऊं, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा किया, लेकिन अब चलो, महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं, महाराज से मिलो। अच्छा, मुझे बड़ी भूख लग रही है, तुम्हारे हाथ में ये फल है, लाओ इसे मैं खा लेता हूं। नहीं मंत्री जी, ये फल बहुत विशेष है, इसे केवल महारानी जी के लिए लाया हूं मैं। अरे, ऐसा क्या खास है इस फल में? बात यह है मंत्री जी कि मैं इसे देवी मां के मंदिर से विशेष प्रार्थना करके लाया हूं। यह फल महारानी की संतान प्राप्ति के लिए मांगा गया है, बहुत ही पवित्र है। तुम सच में महारानी की सेवा और भलाई में लगे रहते हो। इसी निष्ठा के कारण तो महाराज तुम्हें इतना मानते हैं। चलो चलो। और अब तो राज्य में खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं, महाराज पिता बनने वाले हैं। इतना कहकर लखन महल के अंदर जाता है। तभी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं। लखन। अरे भाई, कहां गए थे बिना बताए किसी को? क्षमा चाहूंगा महाराज, मैं महारानी के लिए मंदिर में प्रार्थना करने गया था। वहां देवी मां के मंदिर में मन्नत मांगी थी। ये देखिए, ये विशेष फल लेकर आया हूं उनके लिए। देखो लखन भाई, बिना बताए चले जाना ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी नीयत को देखकर मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी भक्ति और सेवा सच में अनुकरणीय है। वाह 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 वाह। तभी महल का एक सैनिक
दौड़ता हुआ आता है। महाराज महाराज महाराज, महारानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। दाई माँ ने तुरंत आपको बुलाया है। महाराज तेजी से अंदर की ओर दौड़ते हैं। कुछ देर बाद अंदर से मैं अपने प्राणों की परवाह किए बिना महाराज के बच्चों की रक्षा की। अपने बकरी के लिए जो बलिदान दिया वो अमूल्य है। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। तुम्हारी सेवा को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये लो, मैं तुम्हें एक दिव्य धन दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब कभी कोई कमी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। लखन गोलू को लेकर घर लौटता है। दरवाजे पर सुगंधा खड़ी है। जैसे ही वो गोलू को देखती है, चौंक जाती है। अरे ये तो गोलू है। आप इतने दिनों से कहाँ थे? मैं रोज दरवाजे पर बैठकर आपका इंतजार करती रही। बहुत डर गई थी मैं। भाग्यवान भाग्यवान भाग्यवान, मुझे माफ कर दो, मैं बिना बताए चला गया। जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, पर मैं एक जरूरी काम से गया था और देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ। लखन थैला उठाकर दिखाता है जिसमें सोना चांदी और धन भरे थे। अरे देखो तो सही क्या लाया हूं। ये सब मेरी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। अब हमें गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। नया जीवन शुरू करेंगे बिना दुख के। क्या ये सच है जी? अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब हमारा गोलू भी हमारे साथ रहेगा। मालिक, मालकिन, माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वो गलत था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आए, इसीलिए चला गया। अरे पगले, पागल हो गया है क्या? जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। तू हमारे बेटे जैसा है। कभी हमने तुझे जानवर नहीं समझा। पागल नहीं तो। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। अब कभी नहीं करूंगा। अब हमेशा आपके साथ रहूंगा और अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में बिताऊंगा। लखन, सुगंधा और गोलू एक दूसरे को गले लगाते हैं। तीनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर सुकून और मुस्कान होती है।